सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट जो कि है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को भी देखा था, तो हम लोगों को याद होना चाहिए क्या है उसका जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो कॉम्पोनेंट्स था वो क्या क्या था। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर इन्वेलप, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम भी था क्योंकि GERL में आ रहा था, और वैक्यूल ऐड कर लेना है। सेल मेम्ब्रेन भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, हालांकि इसको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये 5 इम्पॉर्टेंट है। इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो जो गोल्जी बॉडी है इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, मतलब इसका डिफरेंट नेम है। तो हम लोग आइए जानते हैं पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया? कैमिलियो गोल्जी ने। ठीक है, इसलिए इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नर्व सेल में किया था, नर्व सेल ऑफ ऑल, उल्लू के नर्व सेल में किसको? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखा था, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? कैमिलियो गोल्जी डिस्कवर नर्व गोल्जी बॉडी इन नर्व सेल ऑफ ऑल। इसको बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, बेकर्स बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए हम लोग इन ऑर्गेनल्स को डाई कर सकते हैं। डाई करके क्या करेंगे हम लोग? अगर सेल को एक पार्टिकुलर डाई से ट्रीट करेंगे तो वो डाई होगा। मान लीजिए कि हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पहचानना चाह रहे हैं कि सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स है कौन सा, तो हम लोग उसको ब्लैक सुडान डाई से ट्रीट करेंगे सेल को। ठीक है, तो ब्लैक सुडान डाई जो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पे, वो क्या होगा? गोल्जी बॉडी होगा। तो गोल्जी बॉडी को डाई करने के लिए क्या है? ब्लैक सुडान डाई। इस डाई से हम लोग क्या करते हैं? इसको डाई करते हैं, इसको पिगमेंट कलर करते हैं। और इसको यूज करने के लिए बेकर्स ने क्या था? सबसे पहले इसके ऊपर क्या था? बेकर डाई से इसको ट्रीट किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बेकर्स बॉडी बोलते हैं। स्टेन किया था जिसको बोलते हैं कि बेकर सुडान ब्लैक सुडान डाई से क्या करते हैं? स्टेन करते हैं किसको? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। और बेकर ने क्या किया था? फर्स्ट स्टेन। बेकर ने क्या किया था? सबसे पहली बार स्टेन किया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, इसीलिए इसको इसके नाम पे क्या? बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं। और क्या नाम है? लाइपोकॉन्ड्रियन। और क्या है? हम लोग डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारा नाम होता है, लेकिन आपको फिलहाल याद ये रखना है बेकर्स बॉडी किसके क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको स्टेन किया था, गोल्जी ने डिस्कवर किया था। लाइपोकॉन्ड्रियन, डिक्टियोसोम बोलते हैं। अभी इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, कि गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। शेप की बात कर लेते हैं। शेप क्या है? प्लियोमॉर्फिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, मतलब डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट सेल्स। मतलब इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है कि हाँ भाई स्फेरिकल शेप का है तो सारे सेल्स में स्फेरिकल शेप का ही होगा। हो सकता है किसी में ओवल हो, किसी में सिलेंड्रिकल हो, किसी में ट्यूबुलर हो। ठीक है, तो प्लियोमॉर्फिक होता है। अभी इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आखिर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर नाम और चाहते तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या? इडियोसोम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके शेप की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के शेप की। तो जैसा कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर से बना हुआ था, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। उसी तरीके से क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी जो है वो 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है? सिस्टर्नी। सेकंड है ट्यूब्यूल्स, थर्ड है वेसिकल्स, और फोर्थ है वैक्यूल्स। ठीक है, तो अब लोग क्या लिखना है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर देख लिखना है क्या? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। तो हम लोग इसको पहले एक फिगर बना लेते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है।
सिस्टर्नी की बात करते हैं, ठीक है। तो सिस्टर्नी क्या है कि ये एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, देखिए ठीक है। फिर यहाँ होगा इसी तरीके से, फिर यहाँ होगा इसी तरीके से, फिर यहाँ होगा इसी तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी क्या है, ट्यूब्यूलर है, अनब्रांच्ड है, फ्लैटेंड है, मतलब फ्लैट है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बंद है ना चारों तरफ से, बीच में फ्लूइड है, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और इस सिस्टर्नी में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, नोड्स। इसको आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा है, इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं बस कि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, नोड्स। अभी समझिए, ये सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स क्या है, इसके बीच में क्या होगा, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा। उसी तरीके से यहाँ भी होगा, उसी तरीके से यहाँ भी होगा, ठीक है, फिर यहाँ भी होगा उसी तरीके से। तो ट्यूब्यूल्स क्या है, दो सिस्टर्नी को कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करता है, और ये कैसा होता है, ब्रांच होता है। तो यहाँ लिख लेना हमें, ट्यूब्यूल्स में क्या, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, सिस्टर्नी क्या था, अनब्रांच, ट्यूब्यूल्स क्या था, ब्रांच्ड। और ये क्या है, ज्वाइंस टू सिस्टर्नी या कनेक्ट्स टू सिस्टर्नी। वेसिकल्स की बात करते हैं अगर वेसिकल्स की, तो क्या, देखिए ये हो गया सिस्टर्नी, एक सिस्टर्नी, ठीक है, पूरा ये पूरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे इसके जस्ट अटैच क्या होगा, यहाँ से एक फ्लूइड फिल्ड मटेरियल होगा, यहाँ पे सब्सटेंस, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगा जो कि मेम्ब्रेन से लाइंड होगा। इसी को क्या बोल रहे हैं, वेसिकल्स। मतलब वेसिकल्स क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, और इसमें क्या भरा हुआ होता है, फ्लूइड। और कंपोनेंट क्या क्या होगा, देखिए क्या है, हम लोग अभी समझते हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स अगर बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से कुछ, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी समझिए क्या है, यहाँ से गैप अगर हम समझे तो ये क्या है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वाला पार्ट, और यहाँ पे है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये वाला पार्ट। अभी समझिए क्या है, यहाँ से वेसिकल्स पिंच हुआ, मतलब निकला कुछ इस तरीके से, इस तरीके से निकला, ये फर्दर यहाँ आया, और ये इसमें फ्यूज हो गया, तो इस तरीके से फ्यूज होगा, ठीक है, फ्यूज हुआ। तो वही है कि ये वेसिकल्स क्या है, कुछ कंटेंट इसमें होता है वेसिकल्स में, जिसको कि क्या कर रहा है, गोल्जी बॉडी एक्सपोर्ट कर रहा है। समझिए अगर इसको कॉमन लैंग्वेज में तो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है सेल में डिफरेंट प्लेसेस पे। इसके पास पहले ये वेसिकल्स आया, मान लीजिए कि इसमें कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिस्टर्नी में आया, यहाँ से यहाँ गया, इसमें से इसमें गया, फर्दर यहाँ आया, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से पिंच हो सकता है, कहीं से भी पिंच हो सकता है। यही मान लीजिए कि यही पिंच हुआ, ये तो यही हमारा क्या, ये ग्लूकोज कंटेनिंग पिंच हुआ। ये क्या है, पैकेजिंग। तो वेसिकल्स क्या होता है, पैकेज्ड मटेरियल्स होता है जो कि गोल्जी बॉडी से रिलीज होता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में जाता है, ठीक है। लास्ट वैक्यूल्स, ये एम्प्टी वेसिकल्स है, ठीक है, एम्प्टी वेसिकल्स है, समझ में आ रहा है। तो ये था गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, कि ये 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। वेसिकल्स में याद रख लेना है, फ्लूइड फील्ड कैविटी और स्ट्रक्चर विथ फ्लूइड इनसाइड इट कंटेनिंग डिफरेंट पैकेज्ड सब्सटेंस, जिसको सेल में एक्सपोर्ट करना है, विच आर टू बी एक्सपोर्टेड इन द सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग बात करेंगे इसके, जैसे कि मैंने बताया था कि इंडो मेम्ब्रेन में जितने भी मेम्ब्रेन्स होंगे उसका 2 फेस होगा,
अभी हम लोग बात करेंगे इसके फेस की। तो आप लोग इसको पहले बना लीजिए ऐसे इस तरीके से और लिख लीजिए यहाँ पे। अभी देखिए क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है एक, इसका 2 फेस होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, 2 फेस होगा। एक ये फेस मान लीजिए कि इसको हम लोग यहाँ पुट कर दिया, ऐसे रख दिए इस तरीके से। अभी समझिए क्या है, जो ये फेस है कॉन्वेक्स फेस, क्या है, कॉन्वेक्स फेस, इसको बोलते हैं सी फेस। हम लोग इसको यहाँ बना देते हैं इस तरीके से। यह है हमारा सी फेस या सिस फेस। सी फेस, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस, ये क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स शेप का है। सी फेस और फॉर्मिंग फेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स रिलीज हुआ, इसमें आके फ्यूज़ किया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये बन रहा है, यहाँ ये लगातार नया बनते रह रहा है। वेसिकल्स आया फिर ये नया बनेगा, फिर नया वेसिकल्स आया फिर ये नया बनेगा। तो ये लगातार क्या फॉर्म हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। और ये किधर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुवर्ड्स, नहीं तो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स। तो क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, इन सिस्टर्नी देयर आर 2 फेस, सी फेस also known as cis phase, also known as forming phase, convex in shape, and it is present towards, ये फेस है तो किधर होगा, या तो न्यूक्लियस की तरफ होगा, नहीं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि न्यूक्लियस से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, मतलब अटैच होता है। और एक एंड से कहाँ अटैच होता है, सेल मेम्ब्रेन से। तो अगर न्यूक्लियस बोल रहे हैं तो हम लोग इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। तो ये था सी फेस। अभी बात करते हैं इसके दूसरे फेस की। ये यहाँ बना नया, ये मैच्योर हुआ, इधर से मैच्योर, यहाँ से वेसिकल्स और बना होगा इधर, यहाँ से वेसिकल्स रिलीज़ हुआ, ठीक है। तो रिलीज़ कहाँ से होगा, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ, रिलीज़ हुआ, ये गोल्जी बॉडी का एक सिस्टर्नी है, यहाँ से रिलीज़ हुआ। तो ये किसको क्या बोलेंगे, मैच्योर फेस, ठीक है, टी फेस या ट्रांस फेस। टी फेस, ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस, क्योंकि ये मैच्योर होके आगे इसको रिलीज कर दे रहा है, इसको पिंच ऑफ करवा दे रहा है। ये कॉन्केव शेप का होता है। और याद कैसे रखना है, एम फेस है, सी फेस और एम फेस होता है, सॉरी यहाँ क्या है, एम फेस, मैच्योरिंग फेस, ठीक है। तो एम फेस किसके तरफ होगा, एम फॉर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में क्या एम आ रहा है, तो इसमें क्या लिखना है, टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि ये अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, तो ये फेस हमारा सी फेस है जो कि न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है। ये फेस हमारा एम फेस है, मैच्योरिंग फेस है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट देकर क्या लिखना है कि बहुत सारा सिस्टर्नी जब एक साथ अटैच हो जाता है, सिर्फ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स को अगर मिटा देंगे, सिर्फ सिस्टर्नी को एक साथ पैरेलली जब अरेंज हो जाएगा तो उस स्टैक को क्या बोलेंगे, डिक्टियोजोम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिक्टियोजोम्स। डिक्टियोजोम्स कब बोलेंगे, जब व्हेन अ नंबर ऑफ सिस्टर्नी अरेंज पैरेलल, क्योंकि है तो अनब्रांच, तो पैरेलल ही अरेंज होगा, अरेंज पैरेलल। तो जैसे कि ये एक सिस्टर्नी आया, फिर ये 3 अलग है, ये सिस्टर्नी है, इसके ऊपर ये आ गया, चारों एक साथ क्या बोलेंगे, डिक्टियोजोम बोलेंगे, ठीक है। तो प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम बोलते हैं। तो इसका हम लोग एक और सेंटेंस इसको क्या बोल सकते हैं कि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी डिक्टियोजोम बोलते हैं उसको। लेकिन अगर डिक्टियोजोम बोल रहे हैं तो सिर्फ डिक्टियोजोम में क्या प्रेजेंट है, ओनली सिस्टर्नी। डिक्टियोजोम कंसिस्ट ऑफ ओनली सिस्टर्नी विच आर पैरेलली अरेंज्ड, ठीक है। तो डिक्टियोजोम जब बोल रहे हैं गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, सिस्टर्नी प्रेजेंट होगा। फिर उसमें क्या होगा, पिंच ऑफ होगा लगातार, और पिंच ऑफ होगा के वेसिकल्स बनेगा, ठीक है।
तो ये बातें याद रखनी है। ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ है, इसको लिख लीजिए। अभी एक टॉपिक है, हम लोग उसको समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये हुआ हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ होगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, और ये हो गया हमारा वेसिकल्स, ठीक है। सपोज इधर बना लेते हैं हम लोग तीन तरफ से। यहाँ हो गया ट्यूब्यूल्स, बना ही लेते हैं, ठीक है। और वैक्यूल्स कहाँ होगा? ट्यूब्यूल्स के नज़दीक होगा कहीं, लेकिन खाली होगा। अभी देखिए, इस पूरे गोल्जी बॉडी के अराउंड क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसके चारों तरफ जो स्पेस है, इस या ये जो जोन बना है इसके अंदर का, ये जोन जो पूरा बना, बीच में जो गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। जोन ऑफ क्या बोलते हैं? एक्सक्लूजन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इस जोन में ना तो कोई सेल ऑर्गेनल पाया जाएगा, और अगर होगा भी तो रेयर चांस है। नो सेल ऑर्गेनल, नो ग्लाइकोजन, मतलब कोई स्टोर्ड फूड भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ साइटोप्लाज्म का सराउंडिंग होगा, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा इसके बारे में। जो डाई था उसमें मैंने क्या लिखवा दिया? ब्लैक सूडान, लेकिन यहाँ क्या लिखना आपको, उसको करेक्ट कर लीजिए। सूडान ब्लैक डाई होता है वो, ठीक है। ब्लैक सूडान नहीं, सूडान ब्लैक डाई। सूडान ब्लैक डाई होता है उसको, जिससे हम लोग उसको स्टेन करते हैं। तो ये हमारा गोल्जी बॉडी का कंप्लीट एक स्ट्रक्चर हुआ। अभी समझिए क्या है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, ये न्यूक्लियर एनवेलप है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन हुआ। अब यहाँ क्या होगा? लाइजोसोम, ठीक है। क्या है लाइजोसोम? अभी समझिए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट, वो क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या है? RER, और ये क्या है हमारा? SER, न्यूक्लियस से दूर। SER डायरेक्टली क्या बनाएगा हमारा? गोल्जी बॉडी डायरेक्टली फॉर्म गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी डायरेक्टली फॉर्म लाइजोसोम। लाइजोसोम के बनने में डायरेक्ट हाथ किसका होगा? सीधा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ये हमारा क्या? लाइजोसोम है, ठीक है। और यही गोल्जी बॉडी वैक्यूल भी बनाएगा, जो कि हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, डायरेक्टली। सो गोल्जी बॉडी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ लाइजोसोम एंड वैक्यूल, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is indirectly involved in synthesis of lysosome। RER क्यों हुआ, ACR क्यों नहीं हुआ? इसका रीज़न समझिए। लाइजोसोम में क्या होता है? इंजाइम्स, एंड ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन कौन बना रहा था? ACR की RER? RER बना रहा था क्योंकि उसके पास राइबोसोम था। तो लाइन में क्या लिखना है हमें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली फॉर्म्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली फॉर्म लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स रिस्पेक्टिवली, whereas the endoplasmic reticulum takes part in formation of lysosome, but rough endoplasmic reticulum is indirectly involved in lysosome synthesis। समझ में आया? तो ये आपको याद रख लेना इस फिगर को। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? फंक्शन यहाँ हम लाइन से लिखते हैं। पैकेजिंग,
पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। ठीक है, पैकेजिंग और सिक्रीशन होगा इसका काम। पैकेजिंग सिक्रीशन में 3 प्रोसेस होता है, अभी समझिए 3 प्रोसेस क्या होगा। पहला, ईआर से वेसाइकल्स आया, ये वेसाइकल्स फ्यूज़ करेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ये इसको इस पे काम करेगा फर्दर, और फिर जो लास्ट होगा क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वेसाइकल्स रिलीज होगा। समझ में आया? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन ग्लाइकोसिडेशन, ग्लाइकोसाइडेशन या ग्लाइकोसिडेशन में हेल्प करता है कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोसिडेशन का मतलब क्या है, नाम है क्या, ग्लाइको, तो कार्बोहाइड्रेट को ऐड करता है, जैसे ग्लाइकोलिपिड हो गया जो हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट था, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन जो था, वो सब कौन बनाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोसाइडेशन कौन करवा रहा है, गोल्जी बॉडी करवा रहा है। लिपिड्स और प्रोटीन तो मान लीजिए कि प्रोटीन बना दिया आर से पिंच हुआ और आ गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ACR से लिपिड पिंच हुआ आ गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, लेकिन उस लिपिड और प्रोटीन में ग्लूकोज ऐड कौन कर रहा है, ग्लूकोज नहीं मतलब कार्बोहाइड्रेट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या, ग्लाइकोसाइडेशन या पैकेजिंग एंड सिक्रीशन, 3 स्टेप में होता है। पहले ER से वेसिकल आएगा, वेसिकल वो GC में फ्यूज़ होगा, GC के किस साइड में फ्यूज़ होगा, C फेस में, और वो फिर वेसिकल्स क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको ग्लाइकोसाइडेशन करवा के बाहर भेज देगा, फिर वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाके जमा हो जाएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड फंक्शन क्या है इसका, सेकंड फंक्शन क्या है, प्लांट सेल में जब सेल डिवीज़न होता है तो बनता है फ्रैगमोप्लास्ट। समझ में आया? समझिए, जैसे कि सेल, एनिमल सेल प्लांट सेल डिवीज़न कर रहा है, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल में क्या होता है कि फुरो बन जाता है इस तरीके से, और ये फुरो मूव करेगा और पिंच होकर 2 सेल बना देगा। लेकिन इसमें तो सेल वॉल होता है, बहुत टफ होता है, तो गोल्जी बॉडी सिक्रीट करता है वेसिकल्स जो कि यहाँ पे सेल प्लेट बनाता है। इस सेल प्लेट के अलॉन्ग क्या होगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा। तो गोल्जी बॉडी सिक्रीट करेगा वेसाइकल्स, कौन, गोल्जी बॉडी, ये वेसाइकल्स क्या बनाएगा, हमारा सेल प्लेट। तो इन प्लांट सेल गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन सेल प्लेट सिंथेसिस बाय सिक्रीटिंग वेसिकल्स विच फॉर्म द सेल प्लेट, फ्रैगमोप्लास्ट। जो पैकेजिंग करता है वो बहुत सारे सब्सटेंस का करता है, सब्सटेंस का चाहे हो तो आप लोग नाम लिख सकते हैं, जाइमोजेन ऑफ पैनक्रियाटिक सेल, पैनक्रियाज के एंजाइम में जाइमोजेन होता है। ठीक है, उसको पैक करता है कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि पैकेजिंग किसका किसका करेगा, जाइमोजेन का करेगा, पैनक्रियाज में एंजाइम या पैनक्रियाटिक एंजाइम हम लोग क्या बोलते हैं, जाइमोजेन। लैक्टोप्रोटीन का करेगा, मिल्क प्रोटीन का। म्यूकस का भी पैकेजिंग करेगा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, और म्यूकस स्टमक में रिलीज होता है, कौन करता है, गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल इन स्टमक रिलीज म्यूकस, तो ग्लाइकोप्रोटीन है। हम लोग और कहाँ पढ़े थे, गॉबलेट सेल में RER होता है, इसलिए समझ में आया कि गॉबलेट सेल में RER होता है, प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन आया इसके पास और ये उसको उसमें ऐड किया कार्बोहाइड्रेट, उसको पैकेज कर दिया। सेकेंड हो गया प्लांट सेल वाला। थर्ड समझिए, विटेलोजेनेसिस करता है। विटेलोजेनेसिस है क्या, यॉर्क सैक जो होता है हमारा, मतलब oocyte में, ओवम जो होता है उसमें, तो प्राइमरी oocyte में क्या ऐड कर रहा है, डिपॉजिट करवा रहा है, यॉर्क सैक का डिपोजिशन करवा रहा है या फॉर्मेशन करवा रहा है, कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये हो गया इसका थर्ड फंक्शन। तो इसको आप लोग नोट करिए, ये याद रखना प्लांट सेल में होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन सेल वॉल के टाइम पे, साइटोकाइनेसिस में, इसको हम लोग हालांकि पढ़ लेंगे। विटेलोजेनेसिस प्राइमरी oocyte में क्या, यॉर्क सेल का डिपोजिशन करवाता है और पैकेजिंग करवा रहा है। और लास्टली क्या है, गोल्जी बॉडी ही स्पर्म में जो उसका हेड के ऊपर एक्रोजोम होता है, इस एक्रोजोम को कौन बनाने में हेल्प करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम हेड ऑफ द स्पर्म, जो कि फ्यूज करता है
फीमेल के ओवम से, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा गोल्जी बॉडी का एक ओवरव्यू मतलब क्या कि पूरा फंक्शन, स्ट्रक्चर, क्या क्या प्रेजेंट है, क्या पूछ सकता है, ठीक है, सारे नाम। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, लाइजोसोम। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए पूरी तरीके से। एनसीईआरटी पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इसको पढ़ लेना है। इसके बाद ग्लाइकोसिडेशन टर्म याद रखना है, एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, बढ़िया लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं, कुछ डाउट है तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पहुँच सके। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाइजोसोम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।